Everyone, now we are going to continue with the objectives of project management. Now let us move to question number 21, which says that which one of the following does project change control primarily seek to ensure? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है which प्रोजेक्ट कंट्रोल प्राइमरली सीक्स टू एंश्योर? तो ये बहुत ही सिंपल ऑप्शन है. इट इज ऑप्शन नंबर 1. ऑल वेरिएंस टू द प्रोजेक्ट स्कोप इज इवैल्यूएटेड. जो प्रोजेक्ट कंट्रोल का बेसिक पर्पस है दैट इज टू इवैल्यूएट द वेरिएंसेस, राइट? तो रिडक्शन, मैनेजमेंट कॉस्ट, डिक्रीज, वो सब बात की बात है. प्रोजेक्ट कंट्रोल का जो प्राइमरी फंक्शन है दैट इज to evaluate the variance and ultimately to bring down the variance to the optimum level. तो पहला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट कंट्रोल, it seeks to ensure that all variance to the project is evaluated. Next, question number 22, which one of the following is captured in the work breakdown structure? तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, शॉर्ट में WBS जिसको बोलते हैं, वो इन सभी नीचे जो दिए हुए फंक्शंस हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंटली कैप्चर करता है स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट. ना लाइफ साइकिल आती है इसमें, राइट? ना प्रोजेक्ट कॉस्ट्स आती हैं. द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट इज कैप्चर्ड. प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, राइट? नेक्स्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज, now this option is also very clear, informing stakeholders about the project. जो रिपोर्टिंग है उसका जो प्राइमरी वर्क है दैट इज टू इन्फॉर्म स्टेक होल्डर्स. और आपको बताए थे स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं? वो होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स, राइट? ये स्टेक होल्डर्स कई बार आएगा. ये इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स, टॉप मैनेजमेंट. तो प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग के अंदर बेसिक जो वर्क है दैट इज टू इन्फॉर्म स्टेक होल्डर्स अबाउट द प्रोजेक्ट. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं इसको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट which one of the following statement best defines an estimate? तो अब यहां पर आपको ध्यान रखना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है which best defines an estimate. Just let me remove this part. वो नहीं तो टिक के अंदर कंफ्यूजन हो जाता. ओके, सो दिस सेज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एन एस्टिमेट. अब यहां पर एस्टिमेट के बारे में जो मांगा है वो है एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइम एंड कॉस्ट्स, प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर कंडीशन, नो, वैल्यू ऑफ यूजफुल वर्क डन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, नो, सिचुएशन दैट अफेक्ट्स और इन्फ्लुएंस द आउटकम, नो. इसमें जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर है दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइम एंड कॉस्ट टारगेट्स डिफाइंड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. तो एस्टिमेट का मतलब ही याद रखिएगा, अप्रोक्सीमेशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइम एंड कॉस्ट. और आपको बताया था एस्टिमेट जो निकालते भी हम पर्ट के अंदर भी वो होता है TE इज इक्वल टू A प्लस 4M प्लस B बाय 6. ये भी टॉपिक रिलेट किया इसलिए आपको बता दिया. एवरेज टाइम और एक्सपेक्टेड टाइम इट इज TO मतलब टाइम ऑप्टिमिस्टिक जो कि A होता है, 4TM प्लस TP अपॉन 6.
M जो है वो टाइम नॉर्मल है, B जो है वो पेसिमिस्टिक टाइम है। तो ये जो एवरेज टाइम है ये अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेट देता है आपको किसका, प्रोजेक्ट टाइम का। तो जब भी कभी एस्टिमेट की बात हो तो एस्टिमेट का मतलब समझ लीजिएगा अप्रोक्सीमेशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइम एंड कॉस्ट, राइट। सो वी हैव डन 4 क्वेश्चंस अप टिल नाउ। सबके राइट आंसर्स याद रखिएगा आप। Just to give you a recap, question number 21, which of the following does project control ensure variance? What is captured scope of the project? Project reporting is best defined as informing stakeholders, and which one of the following statement best defines an estimate, that is approximation of project time and cost. Now let us move ahead. तो चलते हैं अब आगे। नंबर 25 पहले तो उसका स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा और फिर वी विल मूव ऑन टू 25th क्वेश्चन। Now what does 25 says? Please pay attention. The justification for the investment to be made in a project is documented in, ये जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है ये किसके अंदर डॉक्यूमेंट करते हैं? कॉस्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर? नो। प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी? नो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान? नो। इट इज डिस्कस्ड इन द बिजनेस केस। तो आप याद रखिएगा जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होगी तो वो किसके अंदर डिस्कस किया जाएगा? बिजनेस केस में, राइट। सो जस्ट टिक डाउन दिस वन और आप लोग क्वेश्चन लिखते जाना और चारों आंसर्स की जरूरत नहीं है, करेक्ट आंसर लिखते जाना। जस्टिफिकेशन फॉर द इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन अ प्रोजेक्ट इज डॉक्यूमेंटेड इन बिजनेस केस। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ सी what is it saying? Which one of the following is a responsibility of the project steering group board to identify potential problems, to provide strategic direction, to manage the project team, to receive and consider daily reports? एक चीज बताते हैं आपको, जब भी कभी स्टीयरिंग की बात होगी, जैसे शिप को स्टीयर करता है ना, राइट, जो सेलर है, स्टीयर एक बड़ा सा व्हील होता है उससे स्टीयर करता है। तो स्टीयर का मतलब होता है डायरेक्शन प्रोवाइड करना, एंड दैट इज हाउ वी डिराइव दिस आंसर, टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड गाइडेंस टू द स्पॉन्सर, राइट। सो दिस इज अबाउट 26th क्वेश्चन। 27th, one of the reasons a project life cycle is split into phases is to facilitate formal go no or go decision making during the project, balance the costs of work in each phase, mirror the major deployment of resources तो खैर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में ही सबसे ज्यादा होते हैं, तो ये ऑप्शन तो ठीक नहीं है। चंक वर्क इनटू टाइम पीरियड्स ऑफ सिमिलर ड्यूरेशंस? नो। कई फेजेस में प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें कुछ जगह पर तो काम बहुत ज़्यादा होता है, 70% तो ये इम्प्लीमेंटेशन में ही होता है इस फेज में। तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो रेलेवेंट नहीं है। टू फैसिलिटेट द फॉर्मल गो नो गो डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, दैट इज द राइट आंसर ऑफ 27th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट? इनमें से कौन सा पॉइंट प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करता है? द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न विद द इम्प्लीमेंटेशन, द स्ट्रक्चर्ड मेथड यूज टू कंट्रोल द प्रोजेक्ट, कंटेक्स्ट विद इन विच अ प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोजेक्ट। तो आपको बताना है प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट इनमें से किस फैक्टर से सबसे ज्यादा रिलेट कर रहा है? टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? सर्टेनली नो। देन structure method? No. The context within which a project is undertaken?
इस ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा, कंटेक्स्ट विद इन विच अ प्रोजेक्ट इज अंडर टेकन। जब भी प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट की बात होगी तो आपको उसको वो कंटेक्स्ट ही देखना है जिसमें वो प्रोजेक्ट अंडरटेक किया जा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब अ प्रोजेक्ट। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रोजेक्ट को सबसे अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं। अ प्रोजेक्ट इज अ सेट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड व्हेन डिलीवरिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। जरूरी नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज के लिए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाता हो, न्यू डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के लिए भी होता है। कोई नया प्रोजेक्ट है, बिल्कुल ही ऑर्गेनाइजेशन नया ही सेटअप कर रहे हैं तो भी एक प्रोजेक्ट सेटअप किया जाता है। सो दिस फर्स्ट वन इज नॉट करेक्ट। प्रोजेक्ट इज द सम ऑफ एक्टिविटीज नीडेड टू रिमूव अनसर्टेनिटी फ्रॉम अ यूनिक पीस ऑफ वर्क। कई बार तो प्रोजेक्ट भी अनसर्टेन होते हैं तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। प्रोजेक्ट इज अ मेथड ऑफ प्लानिंग वर्क, नो। अ यूनिक ट्रांजिएंट एंडेवर अंडरटेकन टू अचीव अ डिजायर्ड आउटकम। ये बेस्ट डेफिनेशन है और ये आपको पिछली क्लास में भी बताई थी कि प्रोजेक्ट इज अ ट्रांजिएंट एंडेवर विच इज अंडरटेकन टू अचीव अ डिजायर्ड आउटकम। आपको एक गोल ध्यान रखना है कि आपका प्रोजेक्ट एक गोल को फुलफिल करेगा, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा, आउटकम को फुलफिल करेगा। सो दैट इज द बेस्ट स्टेटमेंट विच इज डिस्क्राइबिंग द प्रोजेक्ट। Question number 30. The document that identifies what information needed to be shared, to whom, why, when, and how is called the communication management plan. ज़्यादा सोचना ही नहीं, इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही जगह से मिलेगा। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, ना स्टेक होल्डर ग्रिड, ना डॉक्यूमेंट, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी कभी इंफॉर्मेशन के बारे में बात की जाएगी, whom, why, when, how, all these questions will be answered with the help of communication management plan, right? तो ये नोट कर लीजिएगा। आई एम जस्ट गिविंग यू अ टाइम ऑफ 1 मिनट। क्वेश्चन नोट कीजिएगा और उनके राइट आंसर्स। आप जो भी रिकॉर्डिंग देखे जब भी तो पॉज भी कर सकते हैं, देन यू कैन ऑलवेज नोट इट डाउन। So it's a matter of 1 minute, then I'll have to move on to the next question. Right, okay. So let's proceed. Question number 31. Just pay attention on question 31. An important aim of a post-project review is to validate overall progress, capture learning and document for future usage, ensure acceptance, establish that project benefits have been identified. तो पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू, जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, पूरा होने के बाद प्रोजेक्ट रिव्यू किया जाता है, उसका एम क्या है? उसका एम है टू कैप्चर लर्निंग एंड डॉक्यूमेंट इट फॉर फ्यूचर यूजेज। आप देखते हैं जो काम आपने अकम्प्लिश किया है उससे आप लर्निंग, जो भी आपने लर्न किया है, और उस चीज को आगे फ्यूचर में अप्लाई करना। ये एस्टैब्लिश प्रोजेक्ट बेनिफिट्स, उसका कोई यूज नहीं है। वैलिडेट ओवरऑल प्रोग्रेस, सब काम खत्म हो गया, लेकिन जो आपने अकम्प्लिश किया है उसकी हेल्प से आपको सीखना है और उसको आगे फ्यूचर में अप्लाई करना है। दैट इज द एम ऑफ पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू। पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू का यही फंक्शन है बस। द प्रोसेस दैट इवैल्यूएट्स ओवरऑल प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंस इज कॉल्ड। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो ओवरऑल प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है, और ये एक ही है और वो है क्वालिटी एश्योरेंस, QA। बहुत फेमस एस्पेक्ट है प्रोजेक्ट का क्वालिटी एश्योरेंस।
तो it is that process which evaluates overall project performance. Planning is something different which is done in the initial part, control is done at the end, audit वो बिल्कुल post project होता है, लेकिन जो क्वालिटी एश्योरेंस है इट एनकम्पासेस ओवरऑल प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस. तो जब भी प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस की बात आएगी यू हैव टू सीक क्वालिटी एश्योरेंस. नेक्स्ट नंबर 33. Which one of the following statements about the project risk register is false? इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो false है? It facilitates the review and monitoring of risk. ये तो true है, right? It is a true option कि वो review करती है और monitor करती है risk को. It facilitates the risk appetite. ये भी true है. हमें तो false ढूंढना है. It facilitates the recording of risk responses and it facilitates the recording of risk. तो आपको ध्यान रखना है कि ये रिस्क को भी रिकॉर्ड करता है, ये भी ट्रू है. तो फिर गलत कौन सा है? ये थर्ड वाला. It facilitates the recording of risk response. ये रिस्क रिस्पॉन्स का रिकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता है प्रोजेक्ट रिस्क रजिस्टर में. तो होता क्या है, तीन ही फंक्शंस है, वो तीनों बिल्कुल सही दिए हुए हैं. रिव्यू होते हैं रिस्क का, रिस्क एपिटाइट कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसको प्रोसेस को फैसिलिटेट किया जाता है, और रिस्क जो भी होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है. बट रिस्क रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं. रिस्क रिस्पॉन्स का मतलब है रिस्क आप ले रहे हैं तो फिर उसका आगे चलकर क्या रिजल्टेंट होगा. दिस इज नॉट डन इन प्रोजेक्ट रिस्क रजिस्टर, राइट. सो यू हैव टू स्ट्राइक ऑप्शन नंबर 3. बाकी सारे ट्रू हैं, ये जो थर्ड है ये ही गलत है बस. ठीक है, ओके, जस्ट नोट इट डाउन, देन यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जस्ट पे अटेंशन. Okay, so it is right in front of us. Which one of the following statements best define procurement? Procurement का मतलब होता है acquire करना, right? Acquire करना. और अगर आप देखें तो इसके लिए acquire इन सारी ऑप्शंस में हमें फोर्थ ऑप्शन में नजर आ रहा है. The process by which products and services required for the project are acquired. तो procurement मतलब acquirement. प्रोडक्ट्स को एक्वायर करना बोला जाता है प्रोक्योरमेंट. बाकी सब आप पढ़ लोगे, अच्छा टाइम पास हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आपको प्रोक्योरमेंट दिखा तो समझ जाना प्रोडक्ट्स एंड सर्विस को एक्वायर करने के प्रोसेस को बोला जाता है प्रोक्योरमेंट. नंबर 35. Once a change has been requested, what is the next step in the control process? एक बार चेंज को आपने रिक्वेस्ट किया, नेक्स्ट इज टू इवैल्यूएट, राइट. जब भी चेंज हुआ तो आपको उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है. इवैल्यूएट करना जरूरी है. एडवाइस बेकार है, अपडेट बेकार है, अपडेट द प्रोजेक्ट प्लान, ऑल दीज आर इररेलेवेंट. जब भी आप किसी भी चेंज को मैनिफेस्ट करते हैं तो आपको उस चेंज को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, आपको उस चेंज को एनालाइज करना पड़ेगा, राइट. सो दैट्स द राइट वन. नंबर 36. ये याद रखना आप लोग, और एक बार सुन लेंगे, पढ़ लेंगे तो एग्जाम्स में याद आ जाएगा. आई एम प्रिटी श्योर एमसीक्यूज में आपको ध्यान रहेगा, भाई प्रोक्योरमेंट सर ने बोला था एक्वायरमेंट, एक्वायर करना है प्रोडक्ट्स को. ऐसे चेंज तो कर लिया आपने, उसको इवैल्यूएट करना जरूरी है, वो चेंज सही भी है कि नहीं है, राइट. आप आरटीयू ने एमसीक्यूज को पुरानी फॉर्मेट बदल के एमसीक्यूज तो अडॉप्ट कर लिया, उसको एनालाइज भी करना पड़ेगा वो कितना फायदेमंद है कि नहीं. पता लगा रिजल्ट बिगड़ जाए एकदम से, जो बच्चे नहीं पढ़े. पढ़ना तो सबको पड़ेगा और उसी के लिए याद रखना पड़ेगा चेंज को जब आपने रिक्वेस्ट किया है तो उसको एनालाइज, इवैल्यूएट भी करना पड़ेगा. नंबर 36, which says that a responsibility assignment matrix RAM can be used to define the terms of reference of the project manager. नहीं, कोई terms of reference तो responsibility assignment matrix का काम नहीं होता. Define the limits of the project sponsor, allocate risk management response activities
टू प्रोजेक्ट पर्सनल, रिस्क मैनेजमेंट रिस्पॉन्स भी नहीं होता है इसमें. एलोकेट वर्क पैकेजेस टू दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट वर्क. दिस इज द राइट ऑप्शन. रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स में आप असाइन करते हैं. असाइन का मतलब एलोकेट. ये डिफाइन नहीं होता है कुछ, तो ऊपर की दोनों तो गलत ही है. डिफाइन क्या है? असाइनमेंट मतलब एलोकेशन. एलोकेट रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आप वर्क टास्क असाइन करते हैं उन पर्सोनेल को जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस वर्क के लिए. तो नाम में छुपा हुआ है. एलोकेट या असाइन करना एक ही बात है. क्या करना? वर्क पैकेजेस टू दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट वर्क. दैट इज द फंक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स. रैम का फंक्शन ही यही है. नंबर 37, an organization breakdown structure OBS is used to identify. OBS क्या चीज आइडेंटिफाई करता है? रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड करंट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, टेक्निकल एबिलिटी एंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ऑल इंडिविजुअल्स इन द प्रोजेक्ट्स. तो आपको याद रखना है जो ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है वो एक तो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता है, राइट? रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं मतलब करंट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स नहीं, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, राइट? हर एक का जो कम्युनिकेशन का लाइन है वो आइडेंटिफाई करता है ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. कौन कौन सा मैनेजर किसको रिपोर्ट कर रहा है, साथ ही साथ उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द इंडिविजुअल मैनेजर्स इन द प्रोजेक्ट, फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स इन द प्रोजेक्ट. तो कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन द प्रोजेक्ट्स. अगर आप देखें तो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर तो यहाँ भी है, लेकिन ये करंट अवेलेबिलिटी नहीं शो करता ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. इट शोज द रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? टेक्निकल एबिलिटी तो कुछ नहीं है यहाँ पर. टेक्निकल एबिलिटी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में आती है. लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल मैनेजर्स की जगह याद रखना रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ऑल इंडिविजुअल्स इन द प्रोजेक्ट्स. ये पर्पस होता है OBS का, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो आपको ये बनाई है मैनेजर्स की. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो प्रोजेक्ट की सक्सेस को सबसे अच्छा डिफाइन करता है? एक्टिवली सीकिंग सम सीनियर मैनेजमेंट सपोर्ट? No. Measures by which the success of the project is judged? Achievement of milestones? A motivated project team? तो आपको याद रखना है इनमें से जो अचीवमेंट ऑफ माइलस्टोन है, इट इज बेस्ट डिस्क्राइबिंग द सक्सेस क्राइटेरिया. अचीवमेंट ऑफ माइलस्टोन्स, जो आप माइलस्टोन्स है उनको अकम्प्लिश करते जा रहे हैं, दैट इज द क्राइटेरिया विच इज डिस्क्राइबिंग द प्रोजेक्ट सक्सेस. एक और फैक्टर है इसमें, मेजर्स बाय विच द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट इज जज्ड. ये भी इक्वली रेलेवेंट है. मेजर्स मतलब वो फैक्टर्स जिनसे एक प्रोजेक्ट की सक्सेस को जज किया जाता है. अब अचीवमेंट ऑफ माइलस्टोन, अगर मान लीजिए ये सेकंड फैक्टर नहीं होता तब तो आप अचीवमेंट ऑफ माइलस्टोन को ही सेलेक्ट कर लेते हैं. मोटिवेटेड प्रोजेक्ट टीम, ठीक है, मोटिवेशन तो हर टीम में होता है, लेकिन वो कितना सक्सेसफुल रहती है वो क्राइटेरिया ये फुलफिल नहीं करता है. तो इट इज बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, अचीवमेंट ऑफ माइलस्टोन्स एंड मेजर्स बाय विच द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट इज जज. लेकिन एक चीज याद रखना है, जो मेजर्स बाय विच द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट इज जज्ड है, इसके अंदर अचीवमेंट ऑफ माइलस्टोन्स भी आ जाता है. वो मेजर्स हैं, वो कौन से मेजर्स ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर रहा है, उसमें वो अचीवमेंट ऑफ माइलस्टोन भी आ सकता है. उसके अंदर और भी कई की
अचीवमेंट्स भी आ सकते हैं, बेंचमार्क्स भी आ सकते हैं. सो द बेस्ट ऑप्शन विच गोज इन दिस पार्ट इज द सेकेंड वन, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन के अंदर ये थर्ड वाला भी आ गया है जो इनमें से बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया को कि आप क्या मेजर लेते हैं. अब आपके अगर माइलस्टोन ही छोटे छोटे से हैं कि भाई आपने 3 दिन के अंदर मान लीजिए एक फ्लोर खड़ा करना है, तो वो आपका हो सकता है कि 3 दिन में अकम्प्लिश हो जाए. लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशंस ही सोचते हैं कि भाई हमें 2 दिन के अंदर ही फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना, और वो उन्होंने अचीव भी कर लिया. तो इन्होंने भी अपना माइलस्टोन अचीव किया है, इन्होंने भी अपना माइलस्टोन अचीव किया है, टीम ए ने भी किया, टीम बी ने भी किया. दोनों ने अपने अपने की माइलस्टोन को अचीव किया. लेकिन आप देखो उन्होंने कौन सा बेंचमार्क अडॉप्ट किया था. इनका बेंचमार्क था 3 डेज का, इनका बेंचमार्क था 2 डेज का. मतलब सेम टारगेट, सेम माइलस्टोन को इन्होंने अचीव किया है, इन्होंने 3 दिन में और इन्होंने 2 दिन में. तो ऑब्वियसली दिस टीम इज मोर सक्सेसफुल, क्योंकि इनका जो सक्सेस क्राइटेरिया है, जो मेजर है, वो ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि एफिशिएंट है. और इसीलिए जो एक प्रोजेक्ट के सक्सेस क्राइटेरिया को डिफाइन करता है वो होता है उनकी स्ट्रैटेजीज, उनके मेजर्स विच बाय विच द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट इज जज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. लेट्स मूव ऑन टू 39. Now see, 39 says comparative estimating uses. Comparative estimating, जो comparative estimating है वो क्या यूज करती है? Current data, no. Historic data from all projects, no. Current data from all projects, no. It uses historic data from similar projects. तो याद रखना है आपको, जो कंपैरेटिव एस्टिमेटिंग है, कंपैरेटिव मतलब सिमिलर प्रोजेक्ट्स, सिमिलर प्रोजेक्ट के हिस्टोरिक डेटा को कंपेयर किया जाता है, करंट डेटा को नहीं. तो पहली और फोर्थ ऑप्शन तो बेकार है, हिस्टोरिक डेटा को कंपेयर करते हैं. लेकिन सिमिलर प्रोजेक्ट्स का, सारे प्रोजेक्ट्स का क्या मतलब? कंपैरेटिव मतलब सिमिलर. ऑलराइट. और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जस्ट पे अटेंशन ऑन द लास्ट वन ऑल्सो. Which one of the project best describes a project stakeholder? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर को बेस्ट डिफाइन कर रहा है? पार्टी हु इज कंसर्न्ड अबाउट द प्रोजेक्ट गोइंग अहेड, पार्टी विद एन इंटरेस्ट और रोल इन द प्रोजेक्ट और इज इम्पैक्टेड बाय द प्रोजेक्ट, अ पार्टी हु हैज वेस्टेड इंटरेस्ट इन द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट. दिस लुक्स टू बी द मोस्ट प्रॉमिसिंग ऑप्शन नंबर 3. जस्ट अ मोमेंट, और अभी बाकी भी देख लेते हैं. लेट अस स्टडी ऑल दीज 4 ऑप्शंस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर? पार्टी हु हैज अ फाइनेंशियल स्टेक इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजिंग द प्रोजेक्ट. तो अब एक चीज ध्यान रखनी है, स्टेक होल्डर जरूरी नहीं कि केवल फाइनेंशियल स्टेक ही हो, राइट? इट कुड बी अ ह्यूमन स्टेक ऑल्सो. तो फाइनेंशियल स्टेक इज नॉट नेसेसरी. तो लेट अस स्ट्राइक दिस ऑप्शन, ये जरूरी नहीं है. पार्टी इज कंसर्न अबाउट द प्रोजेक्ट गोइंग अहेड, केवल जो आगे ही आगे जाने की सोचेगा वो भी स्टेक होल्डर नहीं है. समटाइम्स यू हैव टू टेक फ्यू स्टेप्स बैक ऑल्सो. अ पार्टी विद एन इंटरेस्ट or role in the project or is impacted by the project. This is indeed the right answer, right? Third was looking good. तो देख रहे थे हम थर्ड, लेकिन चारों एनालाइज करने से पहले आपको ध्यान रखना है चारों में से 2-2, 3-3 आंसर थोड़े रिलेट कर सकते हैं. लेकिन स्टेक होल्डर वो सभी, आपको बताया स्टेक होल्डर कौन कौन होते हैं? मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स, टीम लीडर्स, सीनियर मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स, वो सभी लोग जिनका कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन में रोल होता है, या जो प्रोजेक्ट से इंपैक्ट होते हैं. ऑल दोज आर कॉल्ड एज प्रोजेक्ट
स्टेक होल्डर, जो भी प्रोजेक्ट से किसी ना किसी फॉर्म में एसोसिएट रहेगा, चाहे वो फाइनेंशियल हो या ना हो, चाहे उसका वेस्टेड इंटरेस्ट हो या ना हो, जो भी एसोसिएटेड रहेगा, ही इज गोइंग टू बी द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर, राइट? So we are going to stop over here today, and we will continue with some interesting questions of project management in our next lecture.